चलो भैया, टाइप्स ऑफ डिलीवरी, टाइप्स ऑफ डिलीवरी। अच्छा सुनो एक बात, सुमेश, क्या होता है लैंडलॉर्ड और टेनेंट में फर्क क्या होता है? किराएदार, जमींदार और, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ जमींदार का किराएदार पर एक्शनेबल क्लेम होता है, कभी भी उससे अपने टेनेंसी राइट्स मांग सकता है ना उससे, दैट इज एक्शनेबल क्लेम्स। किसी भी डेट पर, किसी पर इंटरेस्ट पर अपना क्लेम करना, दैट इज एक्शनेबल क्लेम। तो वो गुड्स की डेफिनेशन में कैसे आएगा? नहीं आएगा ना, कि गुड्स की डेफिनेशन में कौन सी चीजें आ रही हैं? कल अपन ने जो पढ़े, मूवेबल प्रॉपर्टीज, जिसको आप जमीन से अलग कर कर बेच सकते हैं फ्रॉम 1% टू। अब सुनिए एक बात, आपकी बुक में लिखा है कि एफडीआर कैन बी फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, कैन बी अ गुड्स, बेसिकली इट कांट बी अ गुड्स। उसको आप बेच नहीं सकते, उसको आप बेच नहीं सकते, उसको वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसको कुछ जगहों पर इंटरप्रिटेशन समझता है आपको, कुछ जजेस बोलते हैं इट इज गुड, कुछ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन बोलते हैं इट इज नॉट गुड। जैसे एग्जांपल, इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है, अब उसको ऐसे प्लेज यूज कर सकते हैं, कहीं पर गिरवी रख सकते हैं, ठीक है। अब डेफिनेटली कहीं पर गिरवी रख रहे हैं और अगर आपने पे नहीं किया तो आप बेच देंगे ना उसको, आप बेच देंगे उसको। तो एफडीआर के बारे में जो स्पेशल दिया उसने, एफडी मतलब समझते हैं ना आपको, फिक्स डिपॉजिट। हाँ, एक्चुअली उनका कहना ऐसा था कि अब मैंने जैसे पैसे पे कर दिए कहीं पर, तो मैं क्लेम करूंगा ना कि मेरा है करके वो सामान। तो कुछ जगहों पर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ये बोलता है कि आप उसको सेल कर सकते हो, बट सेल वर्ड फॉर गुड्स, यूज फॉर गुड्स, इट इज नॉट गुड, इट इज योर एक्शनेबल क्लेम। जब वो मेच्योर होता है, समझता है ना आपको एफडी, तब आप उसको बैंक से, तो कुछ इंटरप्रिटेशन बोलती है गुड्स है, कुछ बोलती है गुड्स नहीं, ये आपको ध्यान रखना। अब आप हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ डिलीवरी। एक काम करिए, टाइप्स ऑफ डिलीवरी के पहले ये चीज पढ़ लेते हैं, जिसमें आपको, हाँ ये पढ़ लेते हैं, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सही है, तो सेल, सेल के ऊपर लिखना है अपने को शादी, लिखो सेल के ऊपर लिखो शादी। अबे लिखो ना बे, लिखो रे, तुम्हारा तो लिखा हुआ है रे सब, तुमको सब कुछ तो पता है, तुम लोग रिवीजन में आ रहे हो बड़े बड़े के, 5 रिवीजन होगा तुम्हारे सेल को। अरे सेल के ऊपर लिखेगा शादी और एग्रीमेंट सेल के ऊपर लिखो मंगनी। अरे भैया बहुत जरूरी है, इसको समझ रहा, समझ गया, इसको समझ गया कौन है भैया इतना खतरनाक। चलो क्लास खत्म, कल मिलते हैं, टाटा। चीनू कैसे देख रही भैया, गुरु गुरु। सेल का मतलब होता है कि जब ओनरशिप तुरंत बायर के पास आ गई, तुरंत इंस्टेंट चेंज इन ओनरशिप। अरे ध्यान दो भाई, इंस्टेंट चेंज इन ओनरशिप, पोजीशन की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, प्लीज। हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पोजीशन को लेके बहुत कम पढ़ेंगे, हमारा सिर्फ एक ही मानना है कि ओनरशिप कब आ रही है, किसके पास है, ठीक है। तो सेल का मतलब होता है कि आप बायर की तरह गए दुकान में, आपने सामान खरीदा और ओनरशिप आपकी हुई, दैट इज सेल। अब उसकी 2 कंडीशन है, या तो आप सामान लेके घर आओगे या सामान वहीं छोड़ दो, तो अपन ने पढ़े थे। अब सामान लेके आओ या वहीं छोड़ो, जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क है, बराबर है। एग्रीमेंट टू सेल में अलग है। अभी क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है कि सामान आगे फ्यूचर में दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक मेरे पास नहीं है तो आपको कहां से दो, तभी किसके पास आएगा, पहले सेलर के पास, फिर किसको देगा, वो बायर को। इसका मतलब मंगनी चाहिए ना, अरे अभी मंगनी चाहिए ना, अभी शादी होने की है। तो एग्रीमेंट टू सेल में जो रिस्क होता है वो किसका होता है, सेलर का होता है, जब तक गुड्स किसके पास ना आ जाए, बायर के पास, बरोबर है। पढ़ लो दोनों में क्या लिखा है। अब प्रॉपर्टी का मतलब मैंने कल ही आपको चीख चीख के बताया था कुत्ते कैसे, क्या होता है प्रॉपर्टी का मतलब, तो पढ़ो क्या लिखा है सेल में। अब ध्यान देना उनरा, फिर बाद में पूछना नहीं, ध्यान दे। प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर
इमीडिएटली, तुरंत खरीदा, तुरंत मेरी ओनरशिप। पोजीशन की बातिश नहीं कर रहे हो। आगे, प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर ऑन और ऑन फुलफिलमेंट ऑफ व्हाट इज द कंडीशन? डाउन पेमेंट। कोई डॉक्यूमेंट जमा करना, जैसे गाड़ी लेने जाते हैं डाउन पेमेंट में तो बोलते हैं सर गारंटर लाना पड़ेगा, तो कुछ कंडीशन फुलफिल करो और सामान लीजिए। बराबर है कि नहीं बराबर? सीओडी में क्या होता है, क्या कंडीशन? तो पहले कैश दो ना, जब वो गेट पे आया तो कैश दो ना। ऑनलाइन जो आप शॉपिंग करते हैं तो उसमें क्या कंडीशन होती है? चलो सीओडी बंद है तो कंडीशन क्या? पहले पैसे पे करो। अब कंडीशंस में क्या होता है? अलग अलग मीडियम्स होते हैं, आपको चूज करना पड़ता है। बराबर है? तो एग्रीमेंट टू सेल में क्या होने वाला है? जल्दी बोलो यार, कम ऑन। कब आएगी ओनरशिप? फ्यूचर डेट में। क्यों नहीं आई अभी तक आपके पास? क्योंकि अभी तक सेलर को नहीं मिला तो आपको कहां से देगा? और सेल में क्या हो रहा है? इमीडिएटली सेलर बायर के पास आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है तो नेचर में। अब देखिए, आप तुरंत आपको कॉन्ट्रैक्ट ध्यान आएगा, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब मैं जाके सामान खरीद चुका हूं और मेरा एग्जीक्यूटेड, याद है एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या होता है बच्चों? दोनों की लाइबिलिटीज खत्म, हमारे बराबर है क्या? और इधर क्या है? एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर में कुछ पढ़े थे, याद है? दोनों का कुछ कुछ बचा है। जैसे आप पैसे पे करके आए हैं, क्या एडवांस, उसने बोला ठीक है ये रिसिप्ट लो, सामान आपका हो गया, मगर अभी तक मेरे पास भी नहीं आया ना, तो जिस दिन सामान आएगा बाकी के पैसे भी दे देना। दैट इज एग्जीक्यूटिव। बराबर है? जितने भी बल्कि आइटम लेते हैं हम लोग, बल्कि जैसे राशन वाशन का सामान में भी क्या होता है? आप रिसिप्ट देते हैं, चिट्ठी देते हैं, बोलता है मैं एक हफ्ते में, एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में भेजता। बराबर है? चलिए नेक्स्ट पढ़िए, क्या रेमेडीज। अबे कम ऑन। द सेलर कैन sue द बायर फॉर द बिकॉज द पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी देयर इनटू द बायर। अब मुझे बताइए, बायर सामान खरीद के चले गया, भले उसने सेलर के पास रख दिया, मगर बाद में सेलर तो पैसे मांग सकते हैं ना, कि यार आपके लिए उठा के रखा था, आप आई नहीं, मैंने किसी और को बेचा नहीं, भले मेरे पास रखा बट है तो आपका। और नेक्स्ट क्या है इसमें? देखो, द एग्रीव्ड पार्टी कैन sue फॉर डैमेजेस ओनली एंड नॉट फॉर द अनलेस द प्राइस वाज पेएबल एट ए। एग्रीव्ड पार्टी के ऊपर लिख लीजिए बायर। अरे सेलर को sue करेगा ना, अभी तक प्राइस नहीं पे किया ना आपने, अभी सिर्फ क्या पे किया आपने? बोलो ना, एडवांस। शायद वो भी, शायद। तो आप प्राइस के लिए क्यों sue करोगे? आप अगले sue करोगे डैमेजेस। कुछ याद आ रहा है? बायर ने सेलर को बोला यार मेरा घर बनने वाला है, मेरे को टाइल्स चाहिए किसी भी कीमत पर, पर्पस बता दिया, कौन सा डैमेजेस? स्पेशल डैमेजेस। तो डैमेजेस ही क्लेम करोगे ना, प्राइस क्यों क्लेम करोगे? ठीक है, पढ़े है ना ये सब? डैमेजेस तो पता है ना आप लोगों को। स्पेशल डैमेजेस क्या होते हैं? जब सामने वाली पार्टी को पर्पस नोन है, पर्पस नोन। ठीक है, और अगर लॉस ऑफ प्रॉफिट भी बता दिया तो क्या होगा? स्पेशल प्लस डेटोरेशन फॉर डीले। बढ़ो ना। अरे लिक्विडेट डैमेजेस वो होते हैं जिसमें अमाउंट पहले से डिसाइडेड, मतलब कि अगर आपने नहीं भेजा तो मैं आपसे हर यूनिट का इतना इतना पैसा लूं। जैसे ट्रैफिक सिग्नल, भाई सिग्नल तोड़ा तो 300 रुपए, एग्जांपल दे रहा हूं, तो वहां ऑलरेडी अमाउंट लेट इज लिक्विडेटेड डैमेजेस। जैसे 100 रुपए तो जेब में जाते हैं ना, अगर आप रूल के हिसाब से जाएंगे तो 900 रुपए लगते हैं, अगर आप नॉन रूल के हिसाब से जाएंगे तो आप 100-200 रुपए में अंदर जाएंगे। ठीक है, उस पर डिस्कशन नहीं करना है ना, अपन ट्रैफिक पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज, पढ़ो क्या लिखा है। अगर सामान बायर का है, अब बायर सेलर के पास रख के चला गया, अ सब्सिक्वेंट लॉस और डिस्ट्रक्शन इज द लाइबिलिटी ऑफ, आपकी जिम्मेदारी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और इधर क्या लिखा है? सच लॉस और डिस्ट्रक्शन इज द, क्योंकि अभी तक वो बायर का हुआ ही नहीं, अभी तो मेरे पास आया है, फिर मैं उसको बुलाऊंगा, फिर उससे पैसे लूंगा, फिर अब गाड़ी वाड़ी बुक कराने जाओ कभी, ये स्पेशली एक्टिवा, अभी तो बड़ा शोरूम हो गया है, पहले कैसा होता था? बुकिंग, वो बोलता था बुला के देता हूं। कार वार लेने जाते हैं तो कई बार क्या होता है, सिर्फ 2-3 सैंपल पड़ा रहता है, बुला के देता हूं। तो बुला के देता का मतलब क्या हुआ? पहले मैं बुलाऊंगा, फिर अपने यहाँ रखूंगा, फिर आपको बुलाऊंगा, फिर आप खरीद लेंगे। तो मेरे यहाँ आया, सेलर के पास आया सामान, तो किसका रिस्क? सेलर का रिस्क, क्योंकि अभी तक वो बायर का हुआ नहीं। नेक्स्ट क्या लिखा है? ये तो मेरे ख्याल से समझ में गया होगा, जिसकी ओनरशिप, तो सेल में किसकी ओनरशिप है? बायर की, और एग्रीमेंट टू सेल में सेलर की। ऐसे बरोबर। अच्छा मुझे बताइए, रिटेलर और होलसेलर में सेलर बायर कौन है? तो मान लो अब मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदा होलसेलर ने, तो रिस्क किसका? होलसेलर का है ना अभी। फिर किसने खरीदा? अभी ओनर कौन हो गया?
रिटेलर हो गया ना, और हम उनसे खरीदते हैं, ऐसे चलता है, रिस्क ट्रांसफर होते हैं। अब होलसेलर ने अपना सामान रिटेलर को बेच दिया तो रिस्क ट्रांसफर हो गया ना। और लास्ट क्या है, नेचर इन राइट्स। मेरे ख्याल से ये सबको याद है, जज इन व्हाट इज जज इन अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। अरे बाबा, सेल का मतलब क्या हुआ, मेरे पास ओनरशिप आ गई, अब उस चीज का मैं कैसा भी यूज करूं, मेरे पे है ना सब कुछ। तो जज इन रंग का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। और जज इन पर्सन का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन। तो आप मुझे बताओ, एग्रीमेंट टू सेल में अगर सेलर ने आपको गुड्स नहीं दिया तो आप किसको सीव करोगे, उसको सीव करोगे कि पूरी दुनिया को सीव करोगे, उसको सीव करेंगे ना, अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन। और सेल में क्या हुआ, आपने गुड्स खरीद लिए, अब उस गुड्स का आप कैसा भी यूज करो तो कोई दुनिया की कोई ताकत आपको रोक सकती। दैट इज जज इन रिम एंड जज इन पर्सनल जजमेंट राइट्स, राइज अगेंस्ट द होल वर्ल्ड और राइज अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है मालूम क्या, पर्सोनम। अरे कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े हो ना, प्रोमिसी प्रोमिसर पर्सोनम ही होता है। अरे बराबर है क्या। नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है, राइट ऑफ रीसेल। अरे जब गुड्स हो चुके हैं किसके, बायर, कैसे बेच देगा तू किसी और को, पैसे देके चले गया ना, सिर्फ अभी तेरे पास गुड्स रखे हैं, वो भी किसकी परमिशन से, बायर, बेच नहीं सकता तू, उठा के रखना तो संभाल के रखना। कितनी बार ऐसा होता है हमारी जिंदगी में कि हम लोग कोई सामान खरीदते हैं, आपने देखा होगा, बोलते भैया रखो ना, मैं इधर से आता हूं, तो रखता है। अब कहना, ये जो रूल पढ़ रहे हैं ना हम लोग, ये सब पुराने रूल्स। अभी के जनरेशन में अगर इसको आप कंपाइल करोगे तो बहुत सारी चीजें चेंज मिलेंगी। देखो ये जितने भी कानून है सब 1930, अब 1930 के हिसाब से पढ़ाऊंगा ना मैं। अभी अगर कंपाइल कराऊंगा तो एग्जाम में तो क्वेश्चन इसके हिसाब से आएगा। अब आप ऑनलाइन अगर आप शॉपिंग पे जाते हैं तो बहुत कुछ चेंज है। सही बात, तो मैंने शॉपिंग पे डेबिट कार्ड पे सामान खरीद लिया, फिर भी रिस्क मेरा नहीं, वो रिस्क किसका हो जाता है, बेली का। बेली मतलब कौन, वो ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी जो मेरे सामान को लेके आ रही है। अगर उनसे कुछ सामान को नुकसान हुआ तो मैं क्लेम कर सकता हूं, होता है कि नहीं होता है। तो अगर मैं ऑनलाइन बेलर, बेली समझता है ना, बेलर मतलब जब किसी व्यक्ति ने अपना सामान किसी और को दिया है, पोजेशन दिया है फॉर सम पर्पस, तो अभी खरीदे तो हमारा सामान, हम बेलर, और ट्रांसपोर्टेशन में हो गया बेली। पर्पस क्या है उसका, सामान को सही सलामत मेरे घर तक पहुंचाना, दैट इज बेलर बेली। ओनर क्या हुआ, किसी ने छीका, तुमको डर लगा, कौन छीका, कौन छीक रहा है रे, अच्छा गलानी जी, गलानी बढ़िया आदमी तो। Yes, Jen, don't use this word. I'm not. आओ जब मैं छोड़ूंगा नहीं आपको अगर आपने मेरी क्लास में ये सब वर्ड्स यूज किए तो। और सामने आपको इसलिए बिठाया कि आप पीछे देख के ये सब वर्ड्स नहीं यूज करें। आपको डिस्टर्ब हो रहा है ना, बाकी को डिस्टर्ब करता है, सिर्फ आपके लिए बिठाया सामने। द सेलर मे सेल द गुड्स सिंस ओनरशिप इज विद द, मे वर्ड है, मे कर सकता है अगर बायर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, अभी तो सिर्फ डाउन पेमेंट पे किया है या फिर कुछ कंडीशन फुलफिल हुई है। अरे यार कितनी बार होता है, हम शॉप पे जाते हैं, भैया मेरे को एक फोन चाहिए, ठीक है बुला के देता हूँ। अब बुला के दिया और आपको फोन किया तो आपने क्या किया, भैया नहीं ले सकता, तो क्या करेगा फिर, वही गुड्स वो किसी और को, मे वर्ड लिखा है इसलिए। अगर कंडीशन फुलफिल है तो फिर मुश्किल है। जैसे आपको पता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में रेड कलर ऑन डिमांड बुलाया जाता है, वो आपको शोरूम्स में दिखेगा नहीं। शोरूम्स में इंग्लिश कलर्स होते हैं, ब्लैक, व्हाइट, ग्रे। तो मान लीजिए आपको रेड कलर चाहिए कार में, बोले भैया मेरे को चाहिए, तो भाई सर उसके लिए बुकिंग करानी पड़ेगी। अब वो रेड कलर किसी और को, मतलब वो जब कार आएगी तो वो आप ही की कहलाएगी, वो किसी और को सेल। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग साथ में कि आप किसी दुकान में गए और आपने बोला अंकल ये टी शर्ट उठा के रखो, कल लेता हूँ, लेता हूँ आके। पहचान की दुकान होती है ना कई बार, तो आप उठा, वो क्या करेगा, 99% टाइम वो बेच देता है, किसी पैसा वैसा दिया नहीं आपने, सिर्फ बोला आप रखना मैं कल आता हूँ। तो इस सिचुएशन में क्या करता है सेलर, बोलो ना, बेच देगा वैसे। क्यों क्यों रोकेगा आपके लिए, हाँ वो तभी रखेगा जब अगर आप उसके एडवांस देके गए। क्या देके गए हैं, एडवांस। लास्ट पढ़ो और खत्म करो, सेकंड लास्ट क्या लिखा, इन केस ऑफ सेलर। पढ़ो ना यार, कम ऑन। सेलर, सुनो ना, सेल में सेलर इंसॉल्वेंट हुआ तो सुनना, सेल में अगर सेलर इंसॉल्वेंट हुआ तो हमको क्या लेना देना, बेच तो दिया उसको। अब क्या लिखा देखो ना, द ऑफिशियल
असाइनी विल नॉट बी एबल टू टेक बट विल रिकवर द बायर। क्या बोलेगा भाई गुड्स मेरे, सेलर इंसॉल्वेंट हुआ ना बट गुड्स मेरे, मैं तो क्या दे देता हूं, प्राइस दे देता हूं, गुड्स वापस नहीं करो, गुड्स मेरे। अब ये सिचुएशन आपने पढ़ा, आपको लग रहा है नॉर्मल जगहों पर होती होगी, ये बड़े ये B2B, रिटेलर ने होलसेलर से गुड्स खरीद लिया, आगे बिल विल दे दिया, मगर गुड्स अभी भी किसके पास रखे हैं, मगर गुड्स किसके हो गए, रिटेलर के हो गए ना। अब वो इंस्टॉलमेंट हो गया, तो जो भी ऑफिशियल असाइनी होगा, कौन होता है असाइनी, जिसको उस होलसेलर के बेनिफिट्स जाएंगे। अरे पढ़े हो ना, इतना तो समझता है ना, तो वो क्या रिटेलर के गुड्स को कब्जा कर ले, नहीं नहीं, तो रिटेलर के, तो वो सिर्फ क्या मांग सकता है उससे, प्राइस, गुड्स उससे क्लेम नहीं। असाइनी वर्ड समझता है ना, जब किसी के बेनिफिट्स किसी और को ट्रांसफर। और इसमें क्या होगा बोलो, अरे अभी एग्रीमेंट टू सेल एंड, अरे बायर के हो गए क्या गुड्स, नहीं हुए ना, अभी भी किसके पास है, वहां पढ़ो ना क्या लिखा है, ऑफिशियल असाइनी विल एक्वायर कंट्रोल ओवर द गुड्स बट द प्राइस विल नॉट बी रिकवरेबल। प्राइस कहां से रिकवरेबल करेगा, क्योंकि प्राइस तो अभी पे हुआ ही नहीं है ना, बायर ने पे कहां किया है, वही तो पे करने वाला है फ्यूचर। हाँ मगर एक चीज करेगा जो ऑफिशियल असाइनी होगा, ऑफिशियल असाइनी मतलब कौन बोला ना, क्रेडिटर। किसका क्रेडिटर की बात कर रही है यहां पर, सेलर का क्रेडिटर, अरे बराबर है ना, वो कंट्रोल कर लेगा किसको, जितने भी सामान उसके गोडाउन में रखे, इसको मैं बेचूंगा, और वो बायर से प्राइस क्लेम नहीं कर सकता, और ना बायर उससे गुड्स लिखे कर सकता है। अब बायर वाला पढ़ लो और खत्म करो, फिनिश करो। क्या लिखा इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, क्या लिखा, द ऑफिशियल असाइनी विल हैव, क्या करेगा, अरे बोलो ना क्या करेगा, जो बायर को बोलेगा प्राइस दो, गुड्स लिया जाएगा। एक बार आपके जहन में कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि प्राइस पे करने पर ही सेल होती है, ऐसे नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। गुड्स हम कई दुकानों में जाते हैं और हम लोग बिना प्राइस पे करे भी आते हैं, तब भी सामान हमारा हो जाता है। यहां बात हो रही ओनरशिप की, कंसिडरेशन से रिलेट नहीं कर रहा मैं उसको। आप सीओडी का एग्जांपल ले लो, कैश ऑन, गुड्स आपके हो गए, वो सिर्फ फोन करके एक बार कंफर्म करता, खरीदोगे ना सर, आ रहा हूं आपके घर, गुड्स आपके हो गए। हाँ मगर एक कंडीशन है, अगर आपने गेट पर उसको पैसे निकल लेगा, निकल जाएगा वापस, गुड्स आपके ही है इसलिए तो लेके आ रहे हैं, अरे आपके ही है ना, तभी तो फोन करता आओ क्या। तो ये अब जैसे मैं टीवी लेने गया, मान लो फैजान गया, एक अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के, पहले सर ये टीवी चाहिए, टीवी लेके यार घर भिजवा दो, बोला पैसे, अरे सर कल देना ना, बट टीवी तो हो गई ना मेरी। तो ये जनरल लॉ है। अब जनरल लॉ का मतलब क्या होता है बोलो, एप्लीकेबल टू द कस्टम्स एंड यूजेज एंड ट्रेड। अब कस्टम्स क्या बोलते हैं, मैक्सिमम जगह पर कैसा चलता है कस्टम, बोलो ना यार, कम ऑन, क्रेडिट, क्रेडिट सेल्स। मैं अभी सामान बुलवाया अजमेरा जी के यहां से अपना, उन्होंने सामान भेज दिया, अभी मैं पैसे पे करूंगा जाके अगले हफ्ते एक साथ, मगर वो सामान की ओनरशिप तो आ गई ना मेरे पास, अरे आएगी नहीं, सिंपल। तो आप इसको प्राइस से कनेक्ट मत करना, कंफ्यूजन होता है। बायर हो गया इंसॉल्वेंट, गुड्स किसके पास रखे थे, सेलर के पास, मगर हो किसके गए थे, बायर के। क्या लिखा है, द ऑफिशियल असाइनी विल हैव कंट्रोल ओवर दी, बोलेगा आपने प्राइस पे नहीं किया, मगर ये तब अराइज होगा जब आपने प्राइस पे नहीं किया, जब आपने प्राइस पे नहीं किया, ऐसा लिख लो वहां, इफ बायर हैज नॉट पेड द प्राइस। और लास्ट पढ़ो बाजू में क्या लिखा, द ऑफिशियल इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल द ऑफिशियल असाइनी विल नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर दी गुड्स। व्हाई, क्या बोल रहे हैं, सेलर करेगा ना कंट्रोल, अरे सेलर ही करेगा ना। ये ऑफिशियल असाइनी किसका है, ये जो ये लास्ट बायर का, किसका है, बायर का है। भले आपने प्राइस पे ना किया हो सेल में, मगर ओनरशिप आपकी हो चुकी है, तो आपका जो ऑफिशियल असाइनी है वो गुड्स को कंट्रोल कर लेगा। और एग्रीमेंट टू सेल में नहीं कर सकता क्योंकि गुड्स आपके ही पास, तो आपका ऑफिशियल असाइनी से कंट्रोल कैसे करेगा। ठीक है, तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में पॉसिबल नहीं है, मगर जब हम लोग बड़े बड़े ट्रांजेक्शन की बात करेंगे तो ये सब दिखता है। ठीक है, जैसे भारत सरकार ने मान लो कोई गुड्स खरीदी, हुनर भाई किधर ध्यान है, हुनर भाई, वेर इज योर मोटा भाई, मोहित भाई कहाँ है,
तबीयत खराब है उसकी। अच्छा, कल आपने जैसे गुपचुप खाया तो गुपचुप की ओनरशिप आपके पास चले गई ना, बिना पैसे दिए भी? अरे गई ना, पेट में गई ना। अब क्या क्लेम करेगा? प्राइस क्लेम करेगा आपसे, सिंपल। विदाउट पेइंग द प्राइस यू बिकम द ओनर। आफ्टर में ही क्लेम द प्राइस एंड यू पेड, सिंपल। ठीक है, इसका डिफरेंस बिटवीन आ सकता है एग्जाम में, बहुत इजी भी है और बहुत आसान भी है ना। दोनों का मतलब एक ही हो गया, इजी और आसान। वैसे शादी हो गई तो रिस्क किसका? लड़के का। लड़की का? तेरे इसमें लड़की का होगा, उसका ही रिस्क हुआ ना। पति का? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ तो समझ नहीं था मेरी बात को। मतलब अब रिस्क हो गया ना, दोनों एक दूसरे के रिस्क हो गए, बोल रहा हूँ। अगर ऐसा हम पति को पालने में लेंगे तो फिर लड़की को गुड्स में ले लेंगे ना, गुड्स नहीं ले सकते ना उसको। अच्छा, एग्रीमेंट टू सेल में मंगनी हुई तो शादी टूट सकती है ना। तो अगर शादी टूट गई तो क्या शादी का खर्चा मांगोगे क्या सामने वाले से? ऐसा बोल सकता है कि मंगनी हुई थी तो मेरी हो गई थी, मेरा हो गया था, ऐसा नहीं बोल सकते ना। अरे तोड़ सकते ना। हाँ, वही बोल रहा था मैं। और कुछ नहीं। तो शादी कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? एग्जीक्यूटेड। और मंगनी कौन सी होती है? एग्जीक्यूटिव। क्या होता है मंगनी में? छोटी छोटी सी मिठाई, मिठाई देते ना, थोड़ा बहुत शगुन वगुन भी हुई होगी ना आप में से किसी की तो हुई होगी, रोका वोका हुआ होगा ना किसी का। शिवांगी गीति का, यस जैन का तो हुआ होगा बाल विवाह। हाँ, बाल। ये ऑफिशियल आसानी समझता है कि नहीं समझता है? क्या होता है मेरे को? वो व्यक्ति जिस पर आपने, जिससे आपने लोन या पैसा लिया है और वो कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड व्यक्ति, ठीक है। तो अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो गया और सेल हो गई, अरे भैया ध्यान दो, ध्यान नहीं दोगे तो मुश्किल होगी। सेलर इंसॉल्वेंट हो गया, सेल में फिर भी उसका असाइनी कुछ नहीं कर सकता, कि गुड्स तो किसके हो गए? बायर के। तो सिर्फ प्राइस क्लेम कर सकता है, क्लेम कर सकता है। एग्रीमेंट टू सेल में भी गुड्स किसके? सेलर के बायर के? तो वो रख सकता है गुड्स। अरे बराबर है क्या? वो प्राइस रिकवर करेगा क्या? नहीं, क्योंकि अभी तो प्राइस पे वही बायर बोले मैं क्यों दूं प्राइस, तो मेरे पास ही नहीं आए गुड्स। इट कैन कर सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, वो बेच सकता है एज ए सेलर बन के, बिल्कुल बेच सकता है। ठीक है, ओके। और बायर इंसॉल्वेंट हो गया सेल में, तो सेल में बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका असाइनी क्या करेगा? गुड्स को लेके आ जाएगा, प्राइस तो पेड है। और मैंने भी बोला इवन प्राइस पेड नहीं भी है तो पे करके भी ला सकते, क्योंकि ओनरशिप किसकी हो चुकी है सेल में? बायर की। किसकी हो चुकी है? बहुत इजी है। जैसे आप सामान खरीद के लाते हैं, आप अपने पेरेंट्स के नाम पर लिखाते तो आपके पेरेंट्स हो गए ना, कि जब पे कर देते तो ओनरशिप तो हो जाती है। आप कितनी बार खुद पे करते होंगे? जैसे कोई किराना स्टोर में नहीं होता, सामान वामान लेने आते हैं हम लोग तो लिस्ट लेके जाते हैं, यू पे द लिस्ट दे डिलीवर्ड द सामान। कौन पे करता है? घर का बड़ा पे करता है। अरे बराबर के नहीं? ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े अपन ने। क्या पढ़े बोलो? सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। जल्दी बताओ मुझे, सेल में ओनरशिप कब जा रही है? इमीडिएट जा रही है कि फ्यूचर डेट पे? और एग्रीमेंट टू सेल में कौन सा राइट क्रिएट हो रहा है? जज इन रिम। और जज इन रिम काय में आ रहा है? सेल में। व्हाट इज जज इन रिम? राइट अगेंस्ट द होल कोर्ट। और व्हाट इज जज इन पर्सनम? पर्टिकुलर पर्सन। बरोबर है क्या? रिस्क किसका है? सेल में रिस्क किसका है? हम पोजीशन की बात ही नहीं करते, रिस्क तुम्हारा। और एग्रीमेंट टू सेल में क्यों उसका रिस्क है? क्योंकि अभी तक उसके पास गुड्स आने के, और आएंगे तो उसी के पास आएंगे, पहले बायर के पास नहीं आएंगे। ठीक है, बराबर है क्या? नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझा? सेल मतलब नहीं होता ना चैन, तेरे को पीछे मुड़ के ही देखता ना। पानी चाहिए था? नहीं, मतलब पानी नहीं देगा कोई, चैन नहीं है ना। ये मैथ्स की क्लास में कहाँ बैठते हैं आप लोग? सेकंड मैच। और उसके बाद भी टीचर क्लास? बाकी लोग एक्सप्रेशन से मुझे क्लियर हो गया कितनी होती। एक बात बताता हूँ मैं आपको, रिकॉर्ड हो रहा है फिर भी बोल देता हूँ मैं। सबसे ज्यादा मेहनत अगर कोई करता है हम पूरे टीचर्स में तो वो है आहूजा मैम, उसके बाद है सौरभ, उसके बाद आते हैं हम लोग।
सबसे ज्यादा काशिफ मनीष विंग में। तो आप जिसकी सबसे ज्यादा मेहनत हो रही है उसको 102 बुखार है, मगर अपने को मस्ती करनी है, पीछे से कमेंट पास करना है। क्या कमेंट पास कर सकते हो? मैंने तो बोल रहा हूं, अगर आप वो कमेंट अपनी मदर के लिए कर सकते हैं तो फिर आप आज से प्लीज मेरे को बताना, मैं भी करूंगा। सेम एप्लीकेबल टू फादर। अभी अब एग्जाम नहीं निकलेगी ना, जो नेक्स्ट निकलेगी, पहले मेरे को लग रहा था दिसंबर में रिजल्ट अच्छा आएगा, बट अभी तो मैंने, और मेरी प्रिडिक्शन आज तक कभी गलत नहीं हुआ एक्सेप्ट विधान के इसमें। तो मैंने इसको मुंह पे बोला हूं और वो तो खुद भी जानता है इस बात को ना। मेरे प्रिडिक्शन आज तक कभी गलत नहीं, आज तक कभी गलत नहीं हुए। ये 3 अनलकी, 4 लोग अनलकी लोग बैठे हैं यहाँ पर, 4 से 5, वो उस बात को जानते हैं कि वो किस वजह से उनके पेपर नहीं निकले। दो रीजन होते हैं, आप एक अनलकी रह गए 2 3 4 5 नंबर से, दूसरा हो सकता है उस दिन आपका पेपर खराब चले, है ना। आपको क्या लगता है ये जो दोबारा पेपर देने वाले के डिजर्विंग लोग नहीं थे क्या? डेफिनेटली दे आर डिजर्विंग देन एनी अदर पीपल। नहीं निकला ना, कैसे लगता है जब नहीं निकलता ना, जिस दिन नहीं निकलेगा उस दिन मैं आपसे बात करूं। सिंपल है, जिस दिन नहीं निकलेगा वी विल टॉक। सही बोल रहा हूं और उसमें गलत बोल रहा हूं? तो वो आपको देखना है कॉन्फिडेंस की धज्जियां कैसे उठती। तो आपको जितनी मस्ती करना है करो, है ना। और जैसे जैसे अक्टूबर जाएगा वैसे वैसे दिसंबर पास आएगा, और जैसे जैसे दिसंबर पास आएगा फिर आप क्या करोगे? अरे भैया वो आपने कैसे फाउंडेशन निकाली थी जरा बताना, मुझे आपसे पूछना है। वो भैया क्या बताएगा? भैया को तो हमने बताया। एक काम कर, 40 नंबर का ये पढ़ ले, 20 नंबर का ये पढ़ ले, और फेलियर। सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, 2 बार टेस्ट ली जा रही है, उसका फायदा लेना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं क्लास में? मस्ती। यार एक बात बताओ मुझे, आप लोग इंग्लिश खत्म हो गया है फिर भी वो आके 2 घंटा आपको हफ्ते में पढ़ा रहा है कि आपका लिंक ना टूटे, कि यार इनका ग्रामर नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें आउट ऑफ मिलते हैं। थोड़ा डेडिकेशन तो देखो। उसके बाद तो जो सबसे हार्ड वर्किंग टीचर उसको तुमको पेलना नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी उन्हीं के पास में, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। खैर ठीक है, वो तो आप लोग ज्यादा समझदार लोग हैं। अब मैं आपको चिल्ला नहीं सकता ना, हम आप लोग बड़े हो गए, मैं आपको चिल्ला नहीं सकता। चिल्लाऊंगा तो आप उसको आई डोंट नो किस तरीके से लेते हैं। खैर ठीक है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप में से किसी ने सुना हायर परचेस क्या होता है? क्या बोल रहा है सुमेश? किसी से किराया में लेकर। हाँ, यू कैन से। अभी हायर किया है, अच्छा लगा तो परचेस कर लूंगा, मगर परचेस करने के लिए आपको उसके पूरे पैसे देने पड़ेंगे ना। एक आध एग्जाम्पल दो ना। वेरी गुड, ईएमआई का फुल फॉर्म बोल। इसकी माँ की इसकी, अरे यार इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। आप कार खरीदते हैं ना, मान लीजिए 6 लाख की कार है, आपने 2 लाख का डाउन पेमेंट पे किया, आपको पता है ना बाकी के 4 लाख बैंक ने पे किया है, आपको बैंक को देना है। तो आपने अभी कार को सिर्फ क्या किया है? हायर किया, परचेज नहीं। परचेज कब करोगे? जब आप कार का आखिरी इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे। इसको बैंक। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? दैट इज हायर परचेज। हाँ हाँ, वही बैंक, मैंने वही बोला, बैंक उसी। हाँ हाँ, बैंक करता है, बैंक ही पे कर। एनबीएफसी भी करती है, बैंक भी करता है, ठीक है। उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आप कह सकते हैं। सेल पढ़ो, सेल पढ़ाना जरूरी है। सेल तो पता है ना, सेल मतलब ओनरशिप तुरंत। हायर परचेज में कब होगी? जब आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। आप कब पे करेंगे? आखिरी। ईएमआई का मतलब ही तो वही होता है। अभी तक आपने आखिरी पे नहीं किया है, तब तक आपका गुड्स हुआ नहीं है। सुनो ना, तो जब गुड्स हुआ नहीं है तो उसका प्लेज मत करना, क्योंकि आपका है नहीं ना वो अभी तक। प्लेज समझते हैं ना? गिरवी नहीं रखना, वो अभी आपका है नहीं। अगर उस कार को गिरवी रखना है तो किससे पूछना पड़ेगा? बैंक। और अगर हम किसी को कार बेचते भी है तो क्या बोलते हैं? भैया ईएमआई पहले पे कर, फिर तेरी कार होगी। दैट इज हायर परचेस। पढ़ो क्या लिखा है हायर परचेस में, पढ़ो। द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस टू द बायर अपॉन पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। प्रॉपर्टी तभी तेरी, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, तभी तेरी होगी जब तू कौन सा इंस्टॉलमेंट पे करेगा? लास्ट इंस्टॉलमेंट। बरोबर है क्या?
पोजीशन ऑन द पार्टी पढ़ो। सेल में कौन ओनर होता है? बायर। और इसमें कौन ओनर होगा? पोजीशन ऑफ द हायर इज दैट ऑफ अ बेली। अब बेली का मतलब बताया मैंने आपको, जिसके पास सिर्फ क्या आया, चीजों का पोजीशन। और अभी तो मेरे पोजीशन ही आया कार का, ओनर कहां बना मैं? ओनर कब बनूंगा? जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करूंगा। क्या पे करूंगा? सो फॉर एग्जांपल जस्ट आई एम टेलिंग यू दैट, आप लोग शादी वादी होती है घर में, फर्नीचर आता है ना बाहर से, तो फर्नीचर किसी और का है, यूज आप कर रहे हैं, तो आप कौन होते हैं? हायरर। फर्नीचर क्या हुआ? आपका एक पोजीशन हुआ, आपने उसको शादी के लिए बुलवाया। क्या कर, अगर आपको अच्छा लग गया वो फर्नीचर, तो आपने डेकोरेशन वाले को फोन किया, सोफा बढ़िया है, मैं खरीदना चाहता हूँ। अभी तो अपने एडवांस पे किया, क्या बोलेगा वो? फुल पैसे पे करो, आप ले लो। तो अभी से क्या किया आपने? हायर किया। क्या किया है? परचेस करने के लिए आपको पूरा पैसा पे करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं सोमेश, कुछ हुआ? टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या हुआ बेटा, कुछ बात हो रही तो बताओ ना मुझे, बोलना क्या? आखिरी वाला, आखिरी वाला अगर पहले पे कर दिए तो ये तो सवाल ही मतलब इरेशनल है। अगर आखिरी वाला पहले पे किया तो उसको पहले ही मान लेते ना, फिर एक पैकअप करके पहले वाले को आखिरी मान लेंगे, ठीक है? और जो बीच वाले उनको बोलते हैं अपने वहां नहीं करो। क्या यार, अब मैं इसको कैसे समझाऊं आपको? मैं देखिए, आखिरी वाला पहला होगा तो उसे हम डाउन पेमेंट ले लेंगे, और जो नहीं, और पहला वाला सेकंड हो गया तो जो सेकंड लास्ट था वो लास्ट हो गया। समझा ना मैथ्स? बढ़िया रीजनिंग, इसको एग्जाम में करना। आपको क्वेश्चन पूछेगा, इफ लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड फर्स्ट, सो व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड द सेकंड लास्ट? डिस्कस दीज थिंग्स प्लीज, वेस्ट योर टाइम। ऐसा बोलो कि आखिरी वाला पूरा साथ में पे कर दिए, या एक सवाल ये हो सकता है कि सर मैंने 90% पैसे पे कर दिया, 10% बाकी, तब भी वो हायर परचेज है। आखिरी इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है 1 रुपए भी बचे हैं तो, ठीक है? देखो भावेश, ऐसे डिस्टर्बेंस होता है आपको, ये मेरे को चिंता है आपकी बहुत, और आपको मजा आता है। जैसे उसने बोला आखिरी वाला पहले पे कर दिया तो भावेश मजा आ गया आज तो। क्या सीखने को मिला लॉगिक क्लास में? क्या सीखने को मिला? लास्ट इंस्टॉलमेंट पहले पे कर दिया। बाकी सेल में क्या लिखा हुआ है? बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा, वही लिखा है, बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा रे। द बायर कैन नॉट एंड इज बाउंड टू पे द, बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा, दैट इज द सिंपल लॉजिक। और इधर क्या लिखा है? द हायर में उसको अगर लग रहा है कि वो पूरे इंस्टॉलमेंट पे करने की स्थिति में, आपको तो पता है वो गुड्स को क्या कर देगा? रिटर्न। नॉर्मली लोग रिटर्न नहीं करते, नॉर्मली लोग क्या करते, किसी और को बेच देते और उसको बोलते बाकी के इंस्टॉलमेंट तू पे कर। लोग यही करते हैं। और बर्डन ऑफ रिस्क बताओ, बायर की इंसॉल्वेंसी में, बायर इंसॉल्वेंट हो गया, द सेलर टेक द एट एनी रिजल्टिंग फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी ऑफ, रिस्क होगा ना उसका, बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो, प्राइस नहीं पे किया तो। और इधर क्या होगा? द ओनर टेक नो सच इफ द हायरर, वो क्या करेगा? उससे बोलो ना, गुड्स छीन लेगा। अच्छा बताओ, आपको बैंक को 4 लाख रुपए देने, आपने 3 लाख रुपए दे दिए, 1 लाख रुपए में हाथ खड़े कर लिया, मैं नहीं दे सकता, तो क्या करेगा? कार ले लेगा आपसे और कार किसी और को बेच देगा। कंडीशंस होती है इसमें, कंडीशंस होती है। नॉर्मली बैंक नहीं लेता है, बैंक बोलेगा ठीक है एक काम करो किसी और को बोलो, बट अगर कोई खरीदने वाला, अब यार ऐसा तो नहीं हो सकता ना जैन कि आपने 3 लाख पे किया तो एक काम करो 4 टायर मुझे दे दो, कार आप रख लो, ऐसा नहीं हो सकता ना कोई सवाल जो है। तो ये देखिए, मैं जो आपको लॉ पढ़ा रहा हूं ये ट्रेडिशनल है, अभी के हिसाब से जाएंगे तो मैक्सिमम चीजें फ्लेक्सिबल हो चुकी है। आप समझ रहे? डेफिनेटली अगर मैं बैंक को पे नहीं कर सकता तो बैंक आपको ऑप्शन देता है कि आप ये सामान किसी और को भेज दीजिए या कंपनी को दे दीजिए फर्म का। तो मैं अगर अभी के हिसाब से चीजें पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत सारी चीजें इररिलेवेंट लगेगी। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी को भी मैंने कल आपको गुड्स में लिखाया था, मगर जुडिशियल जजमेंट में बहुत सारे जज ऐसा मानते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी गुड्स नहीं है। आप समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? मगर कुछ लोग नहीं वो गुड्स है, क्योंकि आपने पैसा पे किया और आपने उसको खरीद लिया। तो इंटरप्रिटेशन डिफरेंट डिफरेंट होता है ना। अरे बराबर है क्या? लास्ट पढ़ो, ट्रांसफर ऑफ टाइटल। टाइटल समझता है? ओनरशिप। सेल में ओनरशिप किसकी हो गई? बायर। और इधर कब होगा? द हायरर कैन नॉट पास एनी
इवन टू बोनाफाइड मतलब इन गुड फेथ। यार एक बात बता, मेरे पास वो कार है भी, अब देखो अभी आप इस पर कॉन्ट्रडिक्ट कर दो, अरे सर हम तो बेच सकते हैं। अब पुराने लोग के सबसे ज्यादा क्या बोल रहा हो, जब सामान तेरा नहीं है अभी तक, और तेरा कब होगा, जब तू कौन सा इंस्टॉलमेंट पे करेगा, तभी दूसरे का कैसे होगा। भले दूसरा काय में खरीदे, गुड फेथ, गुड फेथ समझता है ना, उसे तो लग रहा है कि सामान मेरा है, बट एक्चुअली मेरा भी अभी तो किसका, बैंक का ही, इसलिए यहां पर ऐसा लिखा। ठीक है, तो बराबर है क्या। मिसरिप्रेजेंटेशन पढ़े हो ना, क्या होता है मिसरिप्रेजेंटेशन में, जो चीज आपके पास है आपको लगता है वो जिससे आपने खरीदा उसकी है, बट उसकी भी नहीं होती, और आप उसको गुड फेथ में किसी और को, तो जाता है क्या टाइटल उसके पास, अरे आपके पास नहीं है तो उसके पास कहां से रहेगा। ठीक है, और लास्ट पढ़ लो, रीसेल पढ़ो फटाफट, क्या लिखा, द बायर इज इन सेल कैन री, अरे खरीद के बेच सकता है ना, अरे रिटेलर भी तो बायर है। और लास्ट में क्या लिखा है, द हायर परचेजर कैन नॉट अनलेस ही हैज पेड ऑल दी, रीसेल तो तब करेगा ना जब उसका होगा, पहले खुद तो पैसे पे कर, बरोबर है। तो किसी और को बेचने के लिए पहले आपको पूरे, फैजान भाई रीसेल का मतलब होता है कि जो सामान आपका है, तो पहले आपका बनाने के लिए आपको उसका लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। सुने क्या बच्चों, अगर आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया तो अभी आप सिर्फ डेली हैं, जिसको कार चलाने के लिए मिली है, किसके द्वारा, बैंक के द्वारा। तो बैंक कौन हो गया, बेलर, बरोबर है, बेलर बेली समझना। हुनर हुनर हुनरी, इधर ध्यान दो, बेलर बेली कहां ध्यान है आपका, वेयर इज आर टू फ्रेंड्स मॉस्किटर्स, जानवी एंड वही दोनों नहीं आए आज, जो हो गया बोलना ही है कुछ ना कुछ। अमीशा ये क्या, अमीशा कल आई थी क्या अमीशा। यार मैं आपको एक छोटा उदाहरण बताता हूँ, ये निधि, हर्ष, पीयूषा, कृतिका, चीनू, ठीक है, दोनों हर्ष हैं, एक नहीं, दोनों बोल दिया एक बार, किसी को भूल गया मैं, श्रुति, ठीक है, गुंजन, और कोई रह गया क्या, इसको मिस कर दिया क्या, नहीं, ये कोई रह गया, ये लोग अभी क्लास में आते हैं तो इनके मन में गिल्ट होता है, जो नहीं होना चाहिए, और आपके मन में नहीं होता क्योंकि आपके साथ तो हुआ नहीं, इनके मन में गिल्ट ही होता है, क्यों नहीं हुआ। मैंने इनको एक ही चीज बोला जिस दिन रिजल्ट आया, बहुत रोए इनमें से कई लोग, क्या बोला, ऐसा मान लो अपनी गलती, तभी पढ़ोगे, अगर मानोगे अपनी गलती नहीं है और अनलकी रहेगा, तो अनलकी आदमी कभी भी हमेशा लेजीनेस दिखाता है कि गलती तो उसकी थी, मैं तो मेहनत किया। अब इससे दो चीजें प्रूफ होती हैं, पहली बात ये आपसे कम नहीं है, ये किसी से कम नहीं है, दूसरी बात सीए के एग्जाम्स में रिजल्ट 17% ही आना, ये प्रूफ है। अब वो 17% में आप आ गए तो अच्छी बात है। अब 17% में दो तरीके आने के, या तो 400 नंबर का पेपर सॉल्व करके आओ, या 240 नंबर का, अब आप पे डिपेंड है, सिंपल, बराबर है ना। फेलियर तो सभी को होता है सर, ऐसा तो होता नहीं है, हमारे साथ भी हुआ, और उसको आप कैसे कोप अप करते हैं। मैंने हर्ष को एक ही मैसेज किया था जब रिजल्ट आया था, हर्ष मतलब शाम को मिलना है, कल से पढ़ाई चालू करते हैं, एज सिंपल एज दैट। उसके दोस्त रोज मेरे को बोलते हैं, उसके दोस्त लोग सब दोस्त है उसके सब, ये हर्ष भी हमारे साथ होता, तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, इट्स फाइन, आ जाएगा 3 महीने में, 3 महीने बाद 2 महीने बाद तो एग्जाम ही है ना, तो ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं हो। बहुत तकलीफ होती है भाई, आप लोग समझते नहीं है। देखिए करियर और एक करियर विथ नेम, दोनों में अंतर होता है। कुछ ऐसे करियर होते हैं जिसमें अगर आपका नाम नहीं भी हुआ तो आप पैसे कमा लेंगे, कुछ ऐसे करियर होते हैं जिसमें इंडिविजुअल आइडेंटिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। और आप लोग पढ़ेंगे नहीं ना, देखो हो सकता है आपके घर वाले आपको पाल लेंगे, आपको दुकान खोल के दे देंगे, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। बट इतनी उम्र में खुद की भी तो कोई ना कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए ना, खुद का भी तो कोई ना कोई मुकाम होना चाहिए। तब ये जितनी बातें मैं बोल रहा हूं, ये मैंने लास्ट ईयर भी बोली है, मैं उसके पहले भी बोलता हूं, मैं सालों से बोल रहा हूं, ठीक है। अब जिनको समझती है वो पढ़ते हैं, अब पढ़ते सब है, एग्जाम सबकी निकलती नहीं। हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि 40 के 40 बच्चे निकल जाए, हमारी तरफ से थोड़ी ना कमी है कोई, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं। मैं तो डंकी की चोट पे बोलता हूँ ना, बहुत कॉन्फिडेंट टीचर हूं मैं, सेंटर पे भी जाके बताने वाला टीचर हूं ना कि क्या करना है, तो मेरे को पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। तो अब इट डजंट मीन ना कि डिजर्विंग लोग नहीं,
बट हाँ कुछ तो गड़बड़ हो रही है इनसे, जो इनको ठीक करना है। इनसे वो गड़बड़ हो रही थी इसलिए इनका पेपर निकला नहीं, सेम गड़बड़ आप रिपीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सही बोल रहा हूँ पीयूष या मैं गलत बोल रहा हूँ? जिस दिन रिजल्ट आया तो उस दिन अपने को लगा यार अपना पेपर तो अच्छा गया था, तो अगर अच्छा गया था और नहीं निकले तो फिर तो माइंडसेट ही गलत हो गया ना। अपने को क्या मान के चलना है कि कहीं ना कहीं गलती तो होगी भी, गलती सुधार लो। और सुधारने के लिए मौका भी आपको बहुत जल्दी मिला नहीं, नॉर्मली लोग 8-8 महीने वेट करते हैं बेचारे, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो मेरा तो एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको एग्जाम निकालनी है, और एक चीज आप ध्यान रखना, ये लोग की तो मैं निकलवाऊंगा कैसे भी करके, बिल्कुल 100%। एक बार नहीं निकली ना तो सेकंड बार निकलने के चांसेस और कम हो जाते हैं अगर आप पढ़ नहीं रहे तो। ये लोग तो पढ़ रहे, इंटरेस्ट खत्म होता है, थोड़ा सा बुरा लगता है, और आसपास के बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको आके बोलते हैं छोड़ दो कुछ और कर लो, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको सीए बनना है तो फिर किसी भी कीमत पर बनना है, और आपको सीए करके देखना है तो फिर आप अगले अटेम्प्ट में छोड़ दें। ठीक है, तो अब आप पे डिपेंड है आप कैसे उसको लेते हैं, कैसे उसको समझने की कोशिश करते हैं। सही बोल रहा हूँ, मेहनत करोगे तो निकल जाएगा। देखो अगर नहीं निकल रहे हैं पेपर मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, मेहनत में नहीं होती। बट मेरे ख्याल से यहाँ बहुत बहुत सारे लोग बच्चे एग्री करेंगे, सेंटर पे कई बार गड़बड़ हो जाती है, और वो साला बाद में रियलाइज होता है यार उस दिन तो मेरा कुछ कॉन्फिडेंस ही कहीं टूटा हुआ था। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, कितने नंबर का पेपर सोल्व करके गई थी पीयूषा तू लॉ और इंग्लिश की? 55 नंबर का तेरे को आता था, नहीं कर पाई ना। 55 कितने नंबर का होता है पेपर? 100 थ्योरी पेपर है, 55 में से 40 मिल जाएंगे? नहीं मिलते ना। ऐसे कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती सेंटर। पेपर आ रहा था पूरा, कुछ नहीं था पेपर में, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ भी नहीं था, मगर सेंटर पे ऐसा लगता है कि क्यों नहीं आ रहा मेरा। गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ मैं? सही बोल रहा हूँ ना? तू कितने नंबर करके आया था? 60 प्लस, मतलब 65 64, कैसे निकलेगा ऐसे पेपर? अच्छा मैथ्स में तेरा कॉन्फिडेंस कैसा था पेपर के पहले? पेपर के पहले एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, पेपर के दिन तो हाई एक्सपेक्टेशन थी तो डिलीवरी लेस हो गई, अंडर एक्सपेक्टेशन होती तो डिलीवरी ज्यादा होती। ही वॉज वेरी गुड विथ मैथ्स, तो उसको लगा कि मैं अच्छा ही करूंगा, बट पेपर थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, डिफिकल्टी आया, डिफरेंट आ गया। और जंबल आता है ना पेपर, मतलब कहीं भी कोई भी क्वेश्चन होते हैं ना, अब क्या इनकी क्या एबिलिटी नहीं है क्या पढ़ने की? ऑल आर गुड, ऑल आर ग्रेट, बट क्या हुआ उस दिन सेंटर पे गलती होगी। और जो लोग ने साल भर उतनी मेहनत नहीं की, जो लोग, मतलब सबकी बात नहीं कर रहा यार मैं, होता है, मैं नहीं बोल रहा कि किसी ने एग्जाम पास किया तो वो डिजर्विंग डिजर्विंग है, बट होता है ना कई बार कि आपका दिमाग शार्प है, आपने साल भर मेहनत नहीं किया उतनी, और उस दिन आपने परफॉर्म कर लिया, तो उस दिन परफॉर्म कर लिया। ठीक है, बुरा नहीं मानना, मैं कुछ पूछता हूं तो, बिकॉज एवरी वन हैज, हम भी गए हैं अपने इंजीनियरिंग के डेज में, तो इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एग्जाम निकल जाएगी। यार एक बात बताओ, आप अभी आप गोंदिया में जाओ, एकमात्र क्लास है पूरे गोंदिया में जिसके एक हफ्ते में 2 रिजल्ट आए और दोनों सक्सेसफुल रिजल्ट रहे, और दोनों रिजल्ट लगे बाहर, फाउंडेशन के भी और इंटरमीडिएट के, और सब फ्रेश रिजल्ट। अब कभी जाके फोटो वोटो देखना अच्छा लगता है, यार अपनी चित्र इतर लग रहा, सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। अब ये पढ़ा है इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब बोले सर काम का है, क्यों नहीं है? एग्जाम में पूछता है डायरेक्ट डिफरेंस बिटवीन 4 नंबर 5 नंबर की। 4 से 5 नंबर कितने काम आते हैं भैया? क्या है यार आप लोग, मतलब मजा नहीं आ रहा। आओ जो मैडम यार रात को मेरे को 1 बजे मैसेज करती हैं आप बेचारी अपनी बेटी को सुला के, सर ऐसी दिक्कत है कि बच्चे कमेंट पास कर रहे हैं पीछे से, और मुझे ये बात पहले से पता रहती है, बट मैं आप लोगों को